जी चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सीपीसी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिसमिसल ऑफ सूट। मैंने इसके डिफरेंसेस भी आपको लिखवा दिए थे। थोड़ा सा और डिसमिसल ऑफ सूट को समझते हैं। वाद को निरस्त किया जाना, क्या बोलते हैं इसको? निरस्त बोल दो, रद्द बोल दो, निरस्त किया, वाद को निरस्त किया जाना। दो तरह से डिसमिसल ऑफ सूट होता है सर। यूजुअली क्या होता है सर? यूजुअली दो तरह से डिसमिसल ऑफ सूट होता है। जब मैं बात करता हूं डिसमिसल ऑफ सूट की, तो मेनली इट वर्क्स इन टू डिफरेंट स्पेस। पहला क्या है, अगर सूट डिसमिस हो रहा है ऑन मेरिट्स और एक सूट डिसमिस हो रहा है ऑन टेक्निकल ग्राउंड, इन दोनों के प्रभाव अलग अलग है, इन दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। कोई भी सूट डिसमिस हो रहा है ऑन मेरिट्स, उसका क्या मतलब होता है कि भैया एविडेंसेस लिए, क्या लिए कोर्ट ने? एविडेंसेस लिए, लिखिए गुणागुण। मतलब कोर्ट ने क्या लिए सर? कोर्ट ने साक्ष्य ग्रहण किए, कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड लगाया है। कोर्ट ने क्या लगाया? अपना जुडिशियल माइंड लगाया है, ठीक है। और जब भी कोई सूट मेरिट्स पे डिसमिस हो रहा है तो आपको पता है क्या होता है फिर? रेस जुडिकेटा लगता है। लेकिन अगर टेक्निकल ग्राउंड पर डिसमिस हुआ है, मतलब तकनीकी आधारों पर उसको डिसमिस कर दिया, मतलब उस मामले को नहीं सुना गया, नॉट हर्ड, नॉट ऑन मेरिट्स, तो वहां पर क्या होता है सर? रेस जुडिकेटा नहीं लगता और आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी नया वाद संस्थित नहीं कर सकते। नो फ्रेश सूट। यहाँ पे फ्रेश सूट हो सकता है, आप यहाँ पे फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। कोर्ट बहुत सी बार टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी सूट को डिसमिस कर सकता है, और मतलब जनरल रूल तो ये है कि अगर टेक्निकल ग्राउंड पे अगर सुना नहीं है, मेरिट्स में नहीं है, तो आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं। अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके दो एक्सेप्शन है, इसके दो अपवाद हैं। अब इसके अपवाद क्या है इसको देखिए। इसका पहला अपवाद देखिए क्या है। पहला अपवाद ये है इसका, डिसमिसल ड्यू टू द नॉन प्रोसिक्यूशन। पहला लिखिए अपवाद, पहला अपवाद लिखिए इसका, डिसमिसल ड्यू टू द नॉन प्रोसिक्यूशन, या वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं इसको। हम लोग क्या कहते थे इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। वांट ऑफ का मतलब होता है कि पार्टी नहीं चाहती कि वो सूट कंटेस्ट करे। अब भैया ऐसा है, पहला लिखिए डिसमिसल ड्यू टू द नॉन प्रोसिक्यूशन, रद्द किया गया, रद्द किया गया क्योंकि क्योंकि पक्षकार द्वारा, रद्द किया गया क्योंकि पक्षकार द्वारा, क्योंकि पक्षकार द्वारा, क्योंकि पक्षकार द्वारा मामला नहीं लड़ा गया, क्योंकि पक्षकार द्वारा मामला नहीं लड़ा गया। इसमें लिखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर किया था पार्टी को कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसकी एक फोटोकॉपी जमा कराइए। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था कि 100 तारीख तक आपको एक इसकी फोटोकॉपी जमा करानी है, और या फिर इस पर्टिकुलर डेट को आपको अपीयर होना है। या फिर प्लेंटिफ को ऑर्डर दिया था, वादी को, भैया इस तारीख को आना है, इस तारीख को आपको डॉक्यूमेंट जमा कराना है, या फिर आपको एक ट्रांसलेटेड कॉपी देनी है इसकी, अनुवादित एक प्रतिलिपि दीजिए इसकी। और जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ना तो वो कोर्ट आ रहा है, 4-5 हियरिंग होगी, आता भी नहीं है। समझ में आई बात? भैया कोई पार्टी कोर्ट नहीं आ रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई पार्टी सर कोर्ट ही नहीं आ रही है, समझना, कोई पार्टी कोर्ट नहीं आ रही है। अब क्या करे उसका?
कोई पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं है केस में, व्हाट वुड यू डू? क्या करेंगे आप? अब उसको जो बोला उस पार्टी ने किया नहीं, ना तो वो ट्रांसलेटेड कॉपी दे रही है, ना वो इंटरेस्टेड है, और नहीं वो केस में परसू करने के लिए बहुत इच्छुक है कि क्या किया जाए इस केस के अंदर। देन कोर्ट क्या करेगा? अगर नॉन प्रोसिक्यूशन के ग्राउंड पे कोर्ट डिसमिस कर रहा है, इसमें नॉन प्रोसिक्यूशन के ग्राउंड पे, मतलब कुछ सामने वाली पार्टी या फिर वादी केस लड़ना ही नहीं चाहता, तो उन सब मामलों में क्या होगा? अगर सूट डिसमिस हो गया आपका, तो फिर आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है ना? अगर नॉन प्रोसिक्यूशन के ग्राउंड है, मेरिट्स में नहीं सुना है कोर्ट ने, लेकिन आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। समझ में आई? दूसरा ग्राउंड इसमें क्या है? पहला ग्राउंड तो ये कि आप नॉन प्रोसिक्यूशन है कोई, तो उसमें एक लाइन लिख दीजिए, नया बात संचित नहीं किया जाएगा, नया बात संचित नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल्स मैंने लिखवा दिए आपको, बोल दिए ट्रांसलेटेड कॉपी नहीं दिए, जेरोक्स कॉपी नहीं दिए, या फिर पर्टिकुलर डेट को अपीयर ही नहीं हो रहा है, या फिर कंटिन्यूअस एब्सेंस है। तो ये 4-5 ग्राउंड्स है जहां पर टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी आपको नया सूट फाइल नहीं करने देता कोर्ट, ठीक है ना? दूसरा है सर, जो ग्राउंड नंबर 2 ये है कि जहां पर सिर्फ प्रतिवादी उपस्थित हो रहा है, डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स, सिर्फ प्रतिवादी आ रहा है, सिर्फ प्रतिवादी उपस्थित होता है, या सिर्फ प्रतिवादी उपसंजात होता है। प्रतिवादी क्या हो रहा है सर? सिर्फ उपसंजात हो रहा है, मतलब डिफेंडेंट इज ओनली अपीयरिंग फॉर द सूट, प्लेंटिफ इज कंटिन्यूअसली मेकिंग एब्सेंस। इसमें हम 2 पढ़ते हैं, वो है एक ऑर्डर 9 रूल 8, ऑर्डर 9 रूल 9, इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अभी ऐसी सिचुएशन है जहां पे ये एक सिचुएशन है जहां पे जो हियरिंग हुई है तो प्लेंटिफ एब्सेंट है और डिफेंडेंट प्रेजेंट है, मतलब वादी तो अनुपस्थित है और प्रतिवादी उपस्थित है। बात समझ में आई? पहले दिन नहीं आया, और मान लीजिए पहले दिन सूट लगा, फर्स्ट डे नहीं आया, डिफेंडेंट आया, तो उस दिन कोर्ट की इच्छा है, यूजुअली कोर्ट क्या करती है, प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूं मैं। मान लीजिए पहला दिन था केस का, सिर्फ प्रतिवादी आया, वादी आया नहीं, कोर्ट सिंपली एडजर्न कर देगी मैटर को। दूसरी बार हियरिंग हुई, फिर से प्रतिवादी आया, वादी नहीं आया, कोर्ट फाइनल वार्निंग देगी, बोल देगी कि ये लास्ट वार्निंग है, अगर अभी भी नहीं आया है तो फिर इस मामले में क्या करेंगे हम लोग? इसको डिसमिस कर देंगे, डिसमिसल ऑफ सूट हो जाएगा। तो ये डिसमिसल ऑफ सूट हो रहा है, ये भी किसके ऊपर हो रहा है? ये भी नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है। मतलब बेसिकली बात है कि ये जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, ये तकनीक आधार पर, ये कोर्ट ने सुना क्या मेरिट्स पे। तो सामान्य नियम ये है कि अगर कोई भी चीज टेक्निकल ग्राउंड पे है तो आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हो, लेकिन जहां पर भी नॉन प्रोसिक्यूशन है, वादी द्वारा मामले को कंटेस्ट नहीं किया जा रहा, लड़ाई नहीं जा रहा, आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, या फिर ऑर्डर 9 रूल 8 या फिर ऑर्डर 9 रूल 9 की बात है, आदेश 9 नियम 8, आदेश 9 नियम 9 की बात है, तो वहां पे क्या होगा सर? वहां पे भी कोर्ट के पास डिसमिसल ऑफ सूट करने का राइट होता है। हम पढ़ेंगे अभी आगे ऑर्डर 9 और 8 9 जब भी आएगा, ठीक है? तो उस दिन भी कोर्ट क्या कर देगा सर? कैंसिल कर देगा। लेकिन कोर्ट क्या करता है, इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं आपसे कि सर मान लीजिए फर्स्ट डे है और पार्टी नहीं आई है, आप क्या करेंगे? यू ऑलवेज हैव टू से सर the court should be liberal in that regard, because ultimately we have to maintain the bar bench relation also. I would not be too liberal, मतलब मैं बहुत ज्यादा लचीला नहीं होगा न्यायालय, 1 या 2 हियरिंग देगा, 1 और 2 एडजमेंट पार्टी कोर्ट खुद अपनी तरफ से एडजमेंट देगी कि ठीक है, और जब उसको कैंसिल करना होगा, जब सूट को डिसमिस करना होगा, जब वाद को निरस्त करना होगा, रद्द करना होगा, तो कोर्ट उसके पहले ऑर्डर शीट में लिखवाएगी कि अगर नेक्स्ट डेट को अपेयर नहीं होगी पार्टी, दिस इज लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये अंतिम बार अवसर दिया जा रहा है पक्षकार को हाजिर होने के लिए। अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर पार्टी नहीं आ रही है, तो आपको इंटरव्यू में पूछा हुआ सवाल है बच्चों से काफी, अगर पार्टी नहीं आ रही है व्हाट वुड यू डू? पार्टी क्या करती है? देखिए बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते वो क्या बोलते हैं कि नहीं सर, द सूट विल द कोर्ट कैन डिसमिस द सूट, क्योंकि ऐसा ऑर्डर 9 रूल 9 में लिखा हुआ है। आप एक ऑर्डर 9 रूल 8 देखिए एक बार,
ऑर्डर 9 रूल 8 देखिए एक बार, आदेश 9 नियम 8 जल्दी से निकालिए, उसके अंडरलाइन करके आइए। When the defendant appears and the plaintiff does not appears when the suit is called for the hearing, the court shall make an order that the suit is dismissed. लिखा हुआ है the suit is dismissed। तो अब बच्चे क्या करते हैं सर, बैरेट को रट के मार के, पूरा बैरेट बच्चा खोद के पढ़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली पढ़ता नहीं है। और जजेस जो अरे जो हाईकोर्ट जजेस बैठे हैं वो एडवोकेसी से बैठे ना, तो आप हमेशा ये कहिए सर व्हाट द सीपीसी सेज, बट इन द रियलिटी द जजेस शुड बी लिबरल टू मेंटेन द बार एंड बेंच रिलेशन। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो फिर उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि रिलेशन खराब हो जाएगा बार एंड बेंच का। एडवोकेट्स आपकी कोर्ट का बाइकआउट करना स्टार्ट कर देंगे, ले भाई नहीं देगी डेट, कोई भी एडवोकेट नहीं आएगा आपके केस में। क्या सबके सारे सूट डिसमिस कर देंगे क्या आप? मान लीजिए आपने हाई कोर्ट, आपने कोर्ट के, आप जज बने, आपने एक कोर्ट का एक एडवोकेट साहब है, उस दिन किसी दूसरे कोर्ट में थे, आपने उनका केस डिसमिस कर दिया एक दिन नहीं आने पे। अब समझना बात, पहले दिन ही आपने क्या किया, डिसमिस मार दिया सूट। जैसे डिसमिस किया आपने, अब डिसमिस का परिणाम ये हुआ कि जो एडवोकेट था वो सीनियर एडवोकेट था उस बार का, उन्हें जाके सबको, अपने जितने भी कलीग जानकर सबको बोल दिया कि उस फलाना कोर्ट में कोई एडवोकेट नहीं अपेयर होगा, कल की हियरिंग निकालो, कल की कोर्ट लिस्ट निकालो, कल कोई नहीं जाएगा उस कोर्ट में। हम भी देखते हैं कितने केस डिसमिस किए जाते हैं, कोई नहीं अपेयर हुआ उस कोर्ट में। हो गया भाई कोर्ट, समझ में आ रही बात? तो यू हैव टू मेंटेन दैट रिलेशन, क्योंकि अगर आपके अल्टीमेटली क्या होगा ना, फिर आपका जो, या तो उसकी शिकायत लगाएंगे डीजे के पास जाके, तो डीजी साहब को आप बोलोगे ना सर मैंने ऑलरेडी 3 ऑर्डर निकाल चुके और लास्ट अपॉर्चुनिटी भी दी थी। तो देयर इज, यू ऑलवेज हैव टू प्ले सेफ, बट यू शुड नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट रिगार्ड। बहुत ज्यादा कठोर नहीं रहेंगे, यू शुड नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट रिगार्ड, ठीक है? बैरेट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेज पे आप क्या कर सकते हो, यू हैव द राइट एंड पावर बट यू शुड नॉट डू इट, यू शुड हैव टू एक्सरसाइज इज वेरी जुडिशियसली, ठीक है ना? ऑर्डर 9 रूल 9 में आइए। ऑर्डर 9 रूल 9 क्या बोलता है कि अगर सूट डिसमिसल हो जाता है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं सर, आप आके ऑर्डर 9 रूल 9 में उसको सेट असाइड करवा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? Where a suit is wholly or partly dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit। लिखा हुआ है साफ साफ, मतलब आप एक नया सूट फाइल नहीं करोगे, बिकॉज ड्यू टू योर नॉन प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस। मेरिट्स पे सुना है क्या केस को? नहीं सुना ना, लेकिन फिर भी कोर्ट बोल रहा है ना सर कि अगर प्लेंटिफ इंटरेस्टेड ही नहीं है सूट के अंदर, तो ऑर्डर 9 रूल 9 बोल रहा है। और यहाँ पे देखिए, a suit is wholly or partly dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of the same cause of action। मतलब उस cause of action के लिए तो कोई नया सूट नहीं आएगा, और कोई cause of action है अगर आपके पास, और कोई वाद हेतु के आपके पास, तो आप एक नया सूट ले आइए। लेकिन उस cause of action जो पहले सूट फाइल किया कर रखा था, उस पर कोई नया सूट नहीं आएगा। आगे देखिए, बट ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड ए डिसमिसल। लेकिन ऑर्डर 9 रूल 9 एक विंडो ओपन करता है, विंडो मतलब एक खिड़की खोल रहा है कि जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जो ऑर्डर 9 रूल 8 में जो ऑर्डर दिया है जिससे आपका डिसमिसल ऑफ सूट हो गया है, डिसमिसल ऑफ सूट जो हो गया है, उसको वापस रिवाइव कर सकते हो, उसको पास कर सकते हो उस आदेश को। मतलब ऑर्डर को क्या कीजिए, ऑर्डर 9 रूल 8 के अंदर आपका सूट डिसमिस कर दिया है, तो उस ऑर्डर को सेट असाइड करना, मतलब सेट असाइड मतलब क्या होता है, उस आदेश को निरस्त कर देने के लिए, पास कर देने के लिए ऑर्डर 9 रूल 9 में एप्लीकेशन लग जाती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक बार क्या हुआ कि एक केस फाइल था कोर्ट के अंदर, और आई स्टक इन द ट्रैफिक जैम। मेरा कुछ 7-8 नंबर पे मैटर था उस दिन, ठीक है ना, और उस दिन मैं कुछ लेट हो गया था, तो मैं कोर्ट पहुंचते पहुंचते 10 बजे का 10:30 का टाइम था कोर्ट का, और मैं थोड़ा सा 11 बजे तक कोर्ट पहुंचा। मुझे लगा 6 पौने 11 तक पहुंचा। मैंने कहा 6 नंबर पे है, आगे के 5 मैटर एडजेंट हो गए, उसमें ऑलरेडी 1-2 डेट डली हुई थी एडजमेंट की, तो मेरा भैया शूट कर दिया
डिसमिस इन डिफॉल्ट, सूट हो गया डिसमिस 98 में। फिर 99 की एप्लीकेशन डालनी पड़ी, 99 की एप्लीकेशन डालती जहाँ पे यार जजेस के माइंड सेट के ऊपर भी है। फिर हम भी कैसे कहते हैं कि यार अभी तो हम क्या नए एडवोकेट थे, उसमें एडवोकेट चेंज कराने की हमने एप्लीकेशन डाल रखी थी। जब आपने एडवोकेट चेंज किया है तो उसको भी तो थोड़ा टाइम दो। लेकिन जजेस ने क्या किया, जो मजिस्ट्रेट थे, जो सिविल जज थे उस मामले में, उन्होंने तो साहब पहला डेट के देखते कैंसिल कर दी। उसको लगा, उसको फिर बताया कि सर वी आर द न्यू एडवोकेट इन दिस मैटर, फिर ऐसे करके हुआ, ठीक है ना। सेटिंग असाइड की, ऑर्डर जो दिया है ना उसको हटाने की, समझिए। इधर सर केस चल रहा था, इधर देखिए प्लीज, सूट चल रहा था यहाँ पे पूरा, ठीक है ना। अब सर प्लेंटिफ है एब्सेंट और डिफेंडेंट है वादी अनुपस्थित, प्रतिवादी उपस्थित। कोर्ट ने ऑर्डर 9 रूल 8 इन्वोक करते हुए सूट कर दिया। अब इसकी क्या रेमेडी, अगर सूट डिसमिस हो गया तो इसकी कुछ तो रेमेडी होगी इसकी, कुछ तो उपचार होगा इसका। इसका उपचार दिया हुआ है कहां पे, इसकी एप्लीकेशन लगाने की बात कर रहा हूं। अब समझ में आ गई कौन सी एप्लीकेशन लगेगी, इस ऑर्डर को सेटिंग असाइड करने वाली। सेट असाइड मतलब अपास्त, सेटिंग असाइड का मतलब होता है कि जो आदेश दिया है उसको हटाना। सेक्शन नहीं, ऑर्डर इस रूल के अंडर आएगी। ऑर्डर 9 रूल 9 की एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। ऑर्डर 9 रूल 8 का एक पार्ट बाकी है जो मैंने आपको समझाया नहीं, वापस निकालिए ऑर्डर 9 रूल 8, आदेश 9 नियम 8 दोबारा निकालिएगा। आदेश 9 नियम 8 का एक पार्ट दोबारा निकालिए, उसका एक भाग दोबारा निकालिए। वहां क्या लिखा हुआ है, unless the defendant admits the claim or part thereof in which the case, the court shall pass a decree against the defendant upon such admission, and where only part of the claim has been admitted, such dismissal the suit so far related to the remainder। रिमाइंडर लिखा हुआ है, मतलब इसी बात है। जैसे मान लीजिए प्लेंट के अंदर, सुनिएगा इधर बात, प्लेंट के अंदर 3 बातें उठाई थी। यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट में 1 और 3 का जवाब दिया, मतलब 2 को क्या कर दिया सर, अरे 2 को क्या कर दिया, एडमिट कर दिया, स्वीकृति दे दी, दूसरे पार्ट का रिजेक्शन किया ना। अब जो कोर्ट डिसमिसल ऑफ सूट करेगा तो उस टाइम एक डिक्री पास करेगा, क्या करेगा, विद पॉइंट नंबर 2 कि 2 नंबर का इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, भाई वादी के पक्ष में हम इसको दे रहे हैं, और फिर करके डिसमिस। भाई जितना पार्ट तुमने एडमिट कर लिया है, तो अगर सूट डिसमिस भी हो रहा है तो डिसमिस भी पार्शियल डिसमिस कर दिया, मतलब सूट डिसमिस हुआ है विद रेस्पेक्ट टू 1 और 3 के लिए। इन दोनों पॉइंट्स के लिए क्या हुआ है सर, सूट डिसमिस हुआ है। तो कल को अगर ऑर्डर 9 रूल 9 की एप्लीकेशन लगेगी रेमेडी के लिए, उसके उपचार के लिए, क्योंकि ऑर्डर 9 रूल 8 में तो आपका सूट डिसमिस हो गया, अब उसको वापस सूट को जिंदा करोगे ना भाई, थोड़ी ना कि कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन दिया हुआ है 9 रूल में, जाके आप एप्लीकेशन लगाइए। जो एप्लीकेशन लगेगी उसमें कौन से मुद्दे सुने जाएंगे, अब पॉइंट नंबर 1 और 3, क्योंकि 2 को तो सर उसने क्या कर लिया था, एडमिट, रिप्लाई नहीं किया तो मतलब क्या है, एडमिट हो गया। ऑर्डर 8 5 बोलता है ना ये, स्पेसिफिक डिनाइल, इवेसिव डिनाइल। बात समझ में आई, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आई। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट समझते हैं हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, अब समझते चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। डिसमिसल ऑफ सूट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऑर्डर 9 रूल 8, ऑर्डर 9 रूल 9 लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को। पहला पॉइंट लिखेंगे ऑर्डर 7 रूल 9, ऑर्डर 7 रूल 11, इसका 9 ई पढ़ेंगे पहले। क्या पढ़ेंगे, ई क्या, हाँ जी सर सुनने का समय आ चुका है। कौन सुनाएगा ABCDEF तक, हाँ मृदुल, ए क्या है, बी, हाँ जी, एकता बी क्या है,
सी वेरी गुड. डी बार्ड बाई लो. ई ठीक है. एफ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हाँ जी निशान शुरू जाइए. ए बी सी डी ई एफ तक सुना दी. ए क्या है? और 7 रूल 11 ए. ठीक है. बी वेरी गुड. सी ठीक है. डी ठीक है. ई एफ और 7 रूल 9. हाँ कश्मीरा. ए तो तेरे याद होने से क्या होता है? हाई कोर्ट हो गया आप. जो आपको दो याद है तो दो ही पूछेंगी. हाँ एहसान कर रहे हो आप हम सबके ऊपर पढ़ के दो 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 याद करके. ए क्या है? अरे एहसान थोड़ी कर रहे हो आप हाई कोर्ट के ऊपर. मेरे को दो ही याद है. दो भी क्यों याद कर लिया? मत याद करो. हाई कोर्ट के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हो आप दो याद करके. अब जाके हाई कोर्ट को बोलोगे सर मैं तो देखो ज्यादा तो मेरे को याद आता नहीं है. एविडेंस में सर 2 चैप्टर पढ़ के आई हूँ उससे सवाल पूछ लेना वरना सवाल मत पूछना. ये है क्या हाई कोर्ट का काम? हाँ मृदुल दोबारा. ए बी सी नहीं याद करके आओ पढ़ के आओ. पढ़ के आते नहीं हो. आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. पढ़ना स्टार्ट कीजिए. पढ़ना स्टार्ट कीजिए. ठीक है ना मृदुल. दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग. अगली बार बहुत गंदा स्कोल्ड करूंगा. और आप भी मैडम. आप ये मत सोचो कि मैं बहुत रिग्रेस हो जाऊंगा फिर तो तुमसे सहन नहीं होगा. 6 ग्राउंड याद नहीं कर पा रहे हो 51 ऑर्डर कैसे याद करोगे? 2 ही याद है. एहसान कर रहे हो 2 याद है. ऑर्डर 7 रूल 11 ई पे आते हैं. यहाँ पे बात करता है सर 2 प्रति की. मतलब डुप्लीकेट में बात कर रहा है. जब मैं डुप्लीकेट की बात कर रहा हूं तो प्लेंट क्या करता है? कोर्ट क्या कर सकता है सर? अगर आपने डुप्लीकेट में जमा नहीं कराई है तो कोर्ट क्या कर सकता है सर? रिजेक्ट कर सकता है. पर प्रैक्टिकली क्या होता है कोर्ट के अंदर? अब तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊं इस पोजीशन की ज्यादा रिलेवेंसी है ही नहीं. बैरेट में दिखा हुआ है इसलिए मैं पढ़ना है. प्रैक्टिकली अप्रोच बताता हूं मैं कोर्ट की क्या होता है. जब तुम केस फाइल करते हो ना कोर्ट में फाइलिंग काउंटर पर जो सुविधा केंद्र होता है जहां पर आपका केस फाइल किया जाता है तो वो ऑलरेडी चेक करता है कि 2 में तुमने डाला ही नहीं डाला है. वो तभी केस को फाइल करने देगा. तुमने अगर 2 कॉपीज नहीं दिए ना अंदर तो तुम्हें फाइल नहीं करने देगा. प्रैक्टिकली तो ये सीन होता है. वो कहते हैं ना डुप्लीकेट में होनी चाहिए. डुप्लीकेट में होनी चाहिए वो बात ठीक है लेकिन वो प्रैक्टिकली ही चेक्स एवरीथिंग. वो ऑलरेडी चेक करता है हर चीज को. जो क्लर्क बैठा है ना फाइलिंग काउंटर पर कोर्ट का क्लर्क जो बैठा है वो हर चीज को चेक करता है. अच्छा 2 कॉपीज है. अच्छा ठीक है. वरना ऑफिस ऑब्जेक्शन आ जाता है उसके ऊपर. ई कोर्ट्स का ऐप है ना. ई कोर्ट्स का एक जो ऐप होता है उस पर ऑफिस ऑब्जेक्शन लग जाता है. ओसी लग जाता है उस पर. ठीक है ना. प्रैक्टिकली क्या होता है कि और देखिए अगर नहीं भी हुआ है मान लीजिए उससे भी भूल हो गई और तुमने भी नहीं किया तो कोर्ट यूजुअली लिबरल होता है. बोलता है कि एक और कॉपी दो. कोर्ट क्या होता है? लिबरल. अगर कोर्ट लिबरल नहीं होता तो 7(9) में ये थोड़ी लिखता कि तुम प्रोसेस फीस के लिए 7 दिन का समय दो और एक प्लेंट दो और फीस भी दो. कोर्ट लिबरल है तभी तो ये बात लिख रहा है. 7(9) निकालो. लिख रहा है ना कोर्ट वहां पे कि 7 दिन में जमा कराओ. तो कोर्ट लिबरल होता है भाई. ये ग्राउंड ऐसा इसमें कोर्ट लिबरल है. देखिए 7(9) पढ़िए एक बार. पढ़ना स्टार्ट कर दो. Where the court orders that the summons be served or refunded in the manner provided in
Order 5 Rule 9 will direct the present any many copies the plaintiff on the plane and the defendant 7 days of the order along with requisite fee to summon to the defendants. लिखा हुआ है ना, तो कोर्ट क्या डायरेक्ट करेगा कि प्लेन दो प्लेन पेपर पे और फीस दो. तो अगर कोर्ट लिबरल है तभी तो ये बात लिख रहा है वापस, वरना जब ऑर्डर 4 रूल 1 के अंदर जब ऑलरेडी बात लिखी हुई है तो फिर दोबारा क्यों लिख रहा है कोर्ट? क्योंकि कोर्ट इज लिबरल. लिबरल मतलब कोर्ट बहुत लचीला है. कोर्ट मतलब ऐसा है कि ठीक है अगर तुमने उस टाइम नहीं कराया तो अब करवा दो. बात समझ में आई? बिकॉज दिस सीपीसी इज 1908. उस टाइम पे स्टाफ वगैरह नहीं हुआ करते थे. आज तो ये सिचुएशन है कि तो केस फाइल नहीं कर सकते अगर डुप्लीकेट में नहीं है तो देयर इज वेरी इररिलेवेंट प्रोविजन दिस इज. ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं. बस इसमें इतना ही पढ़ना है और क्या पढ़ना है. सेकंड पॉइंट है सर ऑर्डर 7 रूल 11 एफ. ये बोलता है कि अगर 7 रूल 9 को पालना नहीं करिए आपने, मतलब अगर आपने 7 दिन के अंदर इफ यू हैवंट पे द रिक्विजिट फी फॉर समन, किस समन कौन सा 5 रूल 9 में जो समन भेज रहे हैं ना अपन, सर्विस ऑफ समन की जो तामील करवा रहे हैं, और उसे 7 दिन में आपने फीस पे नहीं करी तो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी. भाई फीस तो देनी पड़ेगी ना, कोर्ट पे एहसान कर रहे होगे तुम लोग आके. और कोई बहुत हेवी फीस थोड़ी होती है भाई. कोरियर करना है 50-100 रुपए के स्टाम्प लगते हैं. ठीक है, और ये जो प्रोसीजर है एडमिटिंग प्लेंट का, ये 7-9 बात कर रहा है इसकी ना. तो कोर्ट क्या करता है, एग्जामिन करता है प्लेंट को और रेज करता है ऑफिस ऑब्जेक्शन को. ठीक है, जिस दिन कोर्ट ने साइन किए हैं भाई समन भेजा जाए, उस दिन से 7 दिन का समय दिया हुआ है. और अगर 7 दिन में तुमने नहीं जमा कराए तो कहां एप्लीकेशन लगाओगे? 148 में 151 में? क्यों 151 में चले गए अब तुम? क्योंकि सीपीसी ने टाइम दिया है. सीपीसी टाइम देगा खुद. सीपीसी ने 7 दिन बोले हुए हैं इसके अंदर क्या बोले हुए हैं? 7 दिन बोले हुए हैं. अगर सीपीसी ने टाइम दिया है तो आपको टाइम बढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा 151 में. अगर कोर्ट ने टाइम फिक्स किया है तो 148 में जाओ. समझ गए? समझदार हो गए हो तुम. ठीक है ना, समझ में आई बात? तो कोर्ट लिबरल होता है. नॉर्मली क्या होता है कि ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है. फाइलिंग काउंटर होता है ना सर, उसी पे पहले से फीस सब ले ली जाती है. कोर्ट क्या भागेगी तुम्हारे पीछे कि आओ फीस जमा कराओ? तो शुरुआत में जब आप वाद पत्र न्यायालय के समक्ष रखते हैं ना, एक ऑफिस जो बना हुआ है, ऑफिस की जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री में जब आप फाइल करने जाएंगे उसी टाइम पे सब कुछ हो जाता है. प्रैक्टिकली ये है. ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट चेक कर रहे, वो तुम्हारा डुप्लीकेट भी चेक कर लेगा, वो समन की कितने रुपए के भेजा जाएगा, वो डाक टिकट भी देख लेगा, कोर्ट फीस भी देख लेगा, अंडर रिलीफ भी देख लेगा, अंडर वैल्यूड भी देख लेगा, सब कुछ देख लेगा. फिर भी अगर छूट जाए तो कोर्ट टाइम देता है. कोर्ट लिबरल होता है, सब फालतू बातों के लिए नहीं होता. देखिए जस्टिस का तुम कल को जज बन जाओगे तो तुम डिस्पोजल 2 तरीके से बनते हैं. डिस्पोजल मतलब आप मामलों का निपटारा 2 तरीके से करते हो. एक तो पूरा मामला सुनते हो, समझते हो क्या मामला है, और एक निपटारा करते हो इन फालतू ग्राउंड्स में घुस के. तो जस्टिस करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दैट जस्टिस शुड बी डन ऑन द मेरिट्स, नॉट ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स. आप न्याय करो गुणागुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधारों पर. ना जस्टिस का मतलब क्या है फिर? जब तुमको पार्टीज की गलतियां पकड़नी है, एडवोकेट्स की गलतियां पकड़नी है और उसके आधार पर तुम लोग उसको डिसमिस कर दे रहे हो, तो फिर वो जस्टिस नहीं है. तुम्हारी जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच ही नहीं है. अगर तुम्हारी जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच है देन यू शुड हैव डन और लिसन द केस ऑन मेरिट्स. आप गुणागुण के आधार पर मामले को सुनिए. अगर आप गुणागुण के आधार पर मामले को नहीं सुन रहे हैं और अगर आप सिर्फ और सिर्फ तकनीक के आधार पर केस को डिसमिस कर रहे हैं कि नहीं इसमें कोर्ट फीस नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, नहीं इसमें रिलीफ अंडर वैल्यूड है, नहीं है अनप्रॉपर्ली स्टाम्प्ड है, अगर आप इन सब पे कर रहे हो केस को डिसमिस, तो फिर इट इज नॉट द जस्टिस. आप अपने डिस्पोजल दिखा दोगे बट द रेस्पेक्ट जो अर्न होती है ना बार के अंदर, वकीलों के बीच में जो इज्जत कमाई जाती है वो मामले को सुन के चलाई कमाई जाती है. ऐसा नहीं कि 2-3 महीने की डेट डाल दी, आगे की डेट डाल दो, आगे की डेट डाल दो, आगे की डेट डाल दो. वो रेस्पेक्ट नहीं देगा तुम्हें बार में. कल को तुम जज बनोगे तो तुम्हें रेस्पेक्ट मिलेगी मामले को सुनने से. व्हेन यू हर्ड द मैटर एट थोरोली एट द लेंथ देन यू विल गेट द रेस्पेक्ट. टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोई जस्टिस होता है क्या? टेक्निकल ग्राउंड पे जस्टिस होता है क्या? बताओ मुझे. कैन नॉट डू जस्टिस ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स. ठीक है ना? तो सर यहाँ पे भी वो जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो लिख लेना कि 7 दिन को अगर बढ़ाना है तो कहां जाऊं? 151 की एप्लीकेशन लगाओ. फिर
अगर टाइम बढ़वाना है तो, ठीक है ना सर। कुछ बातें होती है, अगर आपने ऑर्डर 7 रूल 9 को फॉलो नहीं किया, इफ यू हैवंट फॉलो द ऑर्डर 7 रूल 9, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे सर, क्या इंप्लीकेशन होंगे? ऑर्डर 7 रूल 9 को जब आप फॉलो नहीं करते हो, इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे? इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग ऑर्डर 7 रूल 9? उसको समझिएगा। देखिए सर, पहले बात है, कोर्ट चाहे तो अपने मन से ही कोर्ट क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे, समय सीमा को बढ़ा दे। प्रभाव क्या होगा ऑर्डर 7 रूल का? इसे बैठे मत रहिए, लिखते रहिए, पेन चलते रहना चाहिए। क्या प्रभाव होगा? प्रभाव क्या होगा? और इम्प्लीकेशन तो इम्प्लीकेशन ही लिखिए। ऐसे लिखना है, नहीं लिखना है? लिखना है ना आरजेस में। ऐसे क्या प्रभाव होगा ऑर्डर 7 रूल 9 का? इम्प्लीकेशंस क्या होगा? कोर्ट क्या करेगा सर? एक्सटेंड कर देगा टाइम। या फिर कोर्ट क्या कर सकता है सर? रिजेक्ट कर सकता है, नामंजूर कर सकता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कर सकता है ना सर। न्यायालय समय को विस्तारित करेगा, न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर देगा। कोर्ट एक और काम कर सकता है। कोर्ट क्या कर सकता है सर? कोर्ट एक और काम कर सकता है, और वो काम क्या है सर? ऑर्डर 7 रूल 9 नहीं, कोर्ट एक और काम कर सकता है। कोर्ट कर सकता है ऑर्डर 9 रूल 2 में डिसमिस। जाके देखिए ऑर्डर 9 रूल 2 क्या है। जाके देखिए ऑर्डर 9 रूल 2 क्या है। क्या कर सकता है कोर्ट? डिसमिसल ऑफ सूट कर सकता है, जहां पर उसने पैसा नहीं पे किया ना सर। ऑर्डर 9 रूल 2 की हेडिंग पढ़िए। Dismissal of suit where summon not served in consequence of the plaintiff failures to pay the cost. देखा सर ऑर्डर 7 रूल 9 और ऑर्डर 9 रूल 2 देखा? तो मतलब अगर आप 7/9 में फीस पे नहीं कर रहे हो ना सर, तो 3 चीजें हो सकती है। कोर्ट समय को विस्तार कर सकता है, वाद पत्र को नामंजूर भी कर सकता है, या फिर कोर्ट क्या कर सकता है सर? ऑर्डर 9 रूल 2 के अंदर डिसमिस भी कर सकता है, निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है वाद को ही, संपूर्ण वाद को ही क्या कर देगा? निरस्त और रद्द कर देगा, खारिज कर देगा, जो तुमको ठीक लगे वो शब्द यूज करो। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? यूजुअली क्या होता है, कोर्ट ये सब करता नहीं है। तो कोर्ट अगर इस स्तर पे उतर आया, पावर है कोर्ट के पास में, कोर्ट चाहे तो कर सकता है, लेकिन कोर्ट अगर जिस दिन भी इस स्तर पे उतर गया, तो उस दिन वकील सारे दुखी हो जाएंगे। वकील सारे क्या हो जाएंगे सर? दुखी। और वकीलों को क्यों दुखी करना है? और अगर सुनिए सर, और अगर डिसमिसल किया है किसमें? ऑर्डर 9 रूल 2 में, तो इसकी रेमेडी क्या है? इसकी तो कोई रेमेडी नहीं सर, इसमें तो फीस चली जाएगी आपकी। इसको तो अपील कर दो जाके, इसमें तो फीस चली जाएगी ना आपकी। क्या रेमेडी है इसकी? तो फीस चली जाएगी, फिर आप अपील करते रहो। लेकिन 9(2) में अगर आपका डिसमिस कर दिया है सूट, तो कहां चले जाओ? ऑर्डर 9 रूल 4 में चले जाओ। बात समझ में आई? फ्रेश शूट लगा तो फिर से फीस लग जाएगी ना। फ्रेश टिकट क्यों लगेगा? मूर्ख बच्चे हो क्या? और मेरिट्स कहां सुना है उसको? तो फिर रेस टिकट क्यों लगेगा? मुंह में जो आए सवाल मत पूछा करो। रेस टिकट क्यों लगेगा? रेस टिकट 5 एलिमेंट होने चाहिए, तब रेस टिकट लगता है। जब भैया चीज मेरिट्स पे नहीं सुनी गई, तो काहे का रेस टिकट है? जो टेक्निकल ग्राउंड पे डिफेंड कर रहे हो ना आप इसको, तो सिली क्वेश्चन मत पूछा करो।
बात समझ में आई? यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं 9(4) के अंदर, चाहो तो आप फ्रेश शूट फाइल करो, लेकिन फ्रेश शूट में दिक्कत क्या है ना सर, फिर से क्या लग जाएगी आपकी, अरे कोर्ट फी फिर से लगेगी, और कोर्ट फी बार बार थोड़ी पे करोगे तुम, कोर्ट फीस फिर से दो। तो समझदार एडवोकेट क्या करेगा, इसको वापस सेट असाइड करने की एक एप्लीकेशन लगाओ सर, वो सूट वापस रीजन बता देगा सर, प्रॉपर रीजन बता देगा कि क्यों नहीं आ पाया था। बार बार थोड़े कि कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी सर उसकी, दोबारा कोर्ट फीस मांग के देखना क्लाइंट से, एडवोकेट चेंज होता है फिर सीधा, क्या होता है फिर से, एडवोकेट चेंज, और हटाओ दूसरे एडवोकेट को दो। बात समझ में आई? तो हाउ दोस केसेस शुड वर्क। देखिए केसेस ऐसे ही काम करते हैं, ये केसेस कैसे काम करते हैं, बात समझ में आई? दोबारा समझिए कि सर इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे ऑर्डर 7 रूल 9 के। कोर्ट टाइम एक्सटेंड कर देगा अंडर सेक्शन 151, कोर्ट चाहे तो रिजेक्ट कर दे अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 एफ ही ना सर, और कोर्ट चाहे तो ऑर्डर 9 रूल 2 के अंदर डिसमिस भी कर सकता है सूट को। रेमेडी 9(4) में है, और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि पार्टी चाहे तो फ्रेश शूट लेके आ सकती है। और कोर्ट चाहे तो एक कोस्ट भी इम्पोज कर सकती है, क्या कर सकती है कोर्ट, कोस्ट लगा दे, खर्चा दे दे कि भाई परेशान हो रही है पार्टी बार बार, ठीक है ना। और कोर्ट ये प्रैक्टिस फॉलो करती है। अगर जब इंटरव्यू में पूछे कि फीस नहीं पे करेंगे तो क्या करेंगे, तो बताओगे ना सर टाइम का एक्सटेंशन कर दे 151 में, या फिर रिजेक्शन भी हो सकता है सर, पर रिजेक्शन करती नहीं है कोर्ट, यूजुअली लिबरल होती है। थर्ड ये भी हो सकता है कि 9(2) में आप उसको डिसमिस कर दो, और डिसमिस कर दो और पार्टी चाहे तो उसकी रेमेडी 9(4) में है। तो सारे ऑप्शंस हैं, मतलब दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर, इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। क्या बोलते हैं इसको, अब तुम्हें पूरा एक डायग्राम तुमने देखा और तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया कि 3 स्टेप्स हैं। अब तुमने अगर इसको 50 बार पढ़ लिया ना, तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, न प्री न मेंस न इंटरव्यू, कौन को रोक रहा है भाई तुम्हें, जब तुमने उसको पूरा क्रिस्टल क्लियर पढ़ लिया है। कल टॉपर्स आए थे, उन्होंने क्या बात बोली थी, पहले तो कोर्स पूरा अच्छे से पढ़ना होता है, ये बोला था, पहले तो अच्छे से पढ़ाई करो, और जब लक्ष्य बना लिया जज बनने का तो मेहनत करना शुरू करो। मृदुल और आप दोनों मेहनत करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये सपने सिर्फ तुम्हारे सपने नहीं है, तेरा सपना है या नहीं जज बनना, है सपना, सपना है तो मेहनत करो। सपने देखने से थोड़ी होता है, मेरा सपना चांद पे जाने का है, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नासा जाना पड़ेगा ना ट्रेनिंग करने, या फिर इसरो जाना पड़ेगा, और खुद को फिट करना पड़ेगा। इतने हैवी आदमी को थोड़ी लेके जाएंगे नासा वाले, पहले उसमें बहुत वजन को बहुत कम रखा जाता है। अब मेरे जैसे वजनी आदमी को लेके जाए क्या करेंगे वो लोग, बात समझो। सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। अरे मेरे को इंडिया का सबसे नंबर 1 वो बनना है, धावक, स्प्रिंटर रेस में 100 मीटर की मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड तोड़ दूं, उसेन बोल्ट का 9.55 मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड तोड़ना। लेकिन 10 मीटर तोड़ने में मैं थक जाता हूँ, मैं अपनी स्टेमिना नहीं बढ़ा रहा हूँ, वजन तो हल्का करना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना तुम सुमो पहलवान 100 मीटर में उसेन बोल्ट का वो रिकॉर्ड तोड़ देगा, बात समझ रहे हो। वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये सपने सिर्फ हमारे सपने नहीं है, ये भी याद रखना। तुम्हारा सपना अगर जेडीए में चपड़ासी बनने का है तो भी सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, ऐसा सपना 100 लोगों का है, तो सिर्फ तुम्हारे सपने तुम्हारे नहीं होते हैं, बात समझ में आई। और हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ तो ड्रीम देखता है ना आदमी की, यार ये मेरा लक्ष्य है, इसको पाना है। तो तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे ही सपने नहीं है, और तुम्हें लगता है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई मेहनत नहीं कर रहा, तो तुम्हारी मूर्खता है वो। और वकालत करनी तो चले जाओ सीख जाओ कोर्ट जाके। पर ये जो आप यहाँ आते हैं ना, तो घर वालों को फॉल्स होप होती है, तो घर वालों को भी क्या हो, देखो जज वज बनना नहीं है, प्रतीक सर के पास जा रहे हैं, लो पढ़ेंगे, उसके बाद वकालत देखेंगे, कुछ अच्छा अपना लिटिगेशन देखेंगे। क्योंकि जिसके पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ, पेरेंट्स पता है एक ही बात कहते हैं मुझे कि सर जज बना दो बच्चे को। बच्चा क्या कर रहा है फिर, बच्चे को मेहनत करनी है,
सी पॉइंट लिखिए। ऑर्डर 7 रूल 11A, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कोज ऑफ एक्शन, वाद हेतु को प्रकट नहीं करना। अब ये होता क्या है, डिस्क्लोजिंग ऑफ कोज ऑफ एक्शन क्या है, सबसे पहले समझिए। कोज ऑफ एक्शन, वाद हेतुक, क्या चीज है वाद हेतुक? देखिए सर, एक आपके पास में क्या है सर, एक लीगल राइट, इसका क्या हो गया सर, जब भी एक विधिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा पार्टी को, कोज ऑफ एक्शन। और लिमिटेशन का जितना भी टाइम पीरियड दिया हुआ है, लिमिटेशन एक्ट परिसीमा काल में जितना भी पीछे समय सीमा दी गई है, वो सबकी सब एंटरटेन होती है कोज ऑफ एक्शन से। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल, 20 साल, 30 साल, ये सब किससे काम कर रहे हैं, कोज ऑफ एक्शन से। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 100 दिन, सब किससे काम कर रहे हैं, कोज ऑफ एक्शन से काम कर रहे हैं। ठीक है ना सर? अब क्या होता है ना सर, कोज ऑफ एक्शन क्या करता है, कोज ऑफ एक्शन जन्म देता है किसको, कोज ऑफ एक्शन से जन्म होता है, कोज ऑफ एक्शन से अराइज होता है या प्रकट होता है क्या, हर एक कोज ऑफ एक्शन एक विवादक तथ्य को लेके आता है। हर एक कोज ऑफ एक्शन क्या करता है सर, एक विवादक तथ्य को जन्म देता है। और जितने भी सर, जितने भी रिलेवेंट फैक्ट हैं वो सब किसके अराउंड घूमते हैं, जितने भी सुसंगत तथ्य हैं वो किसके चारों तरफ घूमते हैं, विवादक तथ्य के, किसके चारों तरफ घूमते हैं, विवादक तथ्य के चारों तरफ घूमते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिलेवेंट फैक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द फैक्ट इन इशू, मतलब सुसंगत तथ्य विवादक तथ्यों के इर्द गिर्द होते हैं हमेशा। विवादक तथ्य क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूं। विवादक तथ्य वो तथ्य होता है, फैक्ट इन इशू वो फैक्ट होता है जिसको आपको साबित करना है, जो कि प्रिंसिपल फैक्ट है, जो कि मेन फैक्ट है केस का, उसको आपको क्या करना है सर, साबित करना है। अब पार्टी बोलती ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस डेट से हुआ है, जिस डेट से हुआ है उस दिन से एक फैक्ट इन इशू आ गया है। पार्टी बोलती संविधा का भंग हुआ है, जिस दिन संविधा का भंग हुआ है उस दिन से क्या मिल गया, एक फैक्ट इन इशू। और फैक्ट इन इशू बनेगा वेदर देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या वहां पर एक वैध संविधा का अस्तित्व था, दिस इज द फैक्ट इन इशू। और फैक्ट इन इशू के आसपास जितने भी लोग जिन्होंने गवाही दी, जिन्होंने देखा, जिसके सामने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ, वो सबके सब क्या है, रिलेवेंट फैक्ट है। तो अगर आप लो को देखोगे ना एज ए होल, तो एविडेंस सपोर्ट कर रहा है सीपीसी को भी, सीआरपीसी को भी। साक्ष्य अधिनियम सीपीसी को भी सपोर्ट करता है और सीआरपीसी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसको भी सपोर्ट करता है। तो कोज ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लीजिए कोर्ट को कोई भी डाउट होता है कि कोज ऑफ एक्शन है या नहीं, हमने बोल दिया कि कोज ऑफ एक्शन नहीं है, तो सूट क्या हो जाएगा, तो सॉरी प्लेंट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। ये बात हमने बोली, थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, सुनने को बस, अभी मेरे को लिखवाना मत तुम। मेरे अभी एक और 12 बजे से लेक्चर है एपीओ का, आज मैं बैक टू बैक की लेक्चर लूंगा, क्योंकि मेरे को शाम को क्या है, वो ब्यूटी पार्लर वाली का एक सेशन है, वो कह रहे सर थोड़ा काले हो गए आप ट्रिप के बाद, तो ट्रेनिंग होगी। ठीक है चलो आते हैं। तो 4 बजे तक आज मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा 8 घंटे पूरा। अब होता क्या चीज है सर, सुनिएगा इधर और फोकस कीजिए, सॉरी, और फोकस करके समझिएगा। समझेंगे ना तो कुछ नहीं है इस कानून में। जिस दिन तुम्हारा दिमाग के वो जो क्षेत्र है ना, जो बंद है, वो ओपन हो गए ना सर, तो तुम्हें लगेगा यार क्या फालतू चीज लिखी है। कल मैडम वहां गई थी भरतपुर, बता रही थी सर प्रैक्टिस कितनी टफ है, इतनी मारा मारी प्रैक्टिस में। मैंने बोला मैम प्रैक्टिस टफ है, लेकिन अगर लो पढ़ा हो ना आपको तो 6 महीने साल भर लगते हैं पकड़ आने में। और एक बार आपकी पकड़ हो गई बार के अंदर, लोग आपको जानने लग गए कि हाँ देयर इज ए वेरी नॉलेजेबल एंड साउंड नॉलेजेबल पर्सन इन द बार, तो वहां से रेस्पेक्ट स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है वहां से,
एडवोकेट दूसरे एडवोकेट की रेस्पेक्ट तभी करता है जब दूसरा एडवोकेट बहुत ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो। तुम देख लेना, बार में हमने भी प्रैक्टिस करी है, नॉलेजेबल एडवोकेट की बहुत रेस्पेक्ट होती है। शुरुआत में केसेस नहीं आएंगे, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन जिस दिन आने लगेंगे उस दिन रुकोगे नहीं तुम। जैसे तुमने 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल प्रैक्टिस करी उस बार के अंदर, एंड यू हैव गेन्ड दैट रेस्पेक्ट, फिर तुम आओ हाई कोर्ट। बाकी एडवोकेट्स को कट दे रहे हैं 30% का, 30% का कट मिलता है ना सर, लोअर कोर्ट से ऊपर भेजोगे केस, जितनी फीस आएगी उसका 30% आप लोअर कोर्ट को दे देते हो, आप दो 50% का कट। कितना कट दो? 50% कट दो। उनको तो पता है ना कि ही इज ए नॉलेजेबल मैन, ही विल डू। तो अपना ज्ञान जो होता है ना वो हमेशा बढ़ा के रखिए। आपकी उम्र क्या है अभी? क्या उम्र है? उम्र इस उम्र में अभी सोचिए, आपके पास में, आप मेरी उम्र तक आएंगे 7 साल, 7 साल बाद आप कहाँ होंगे? अरे कोर्स तो आपके 24-25 में खत्म हो जाएगा, तो 23 का उसके 24 में खत्म हो जाएगा कोर्स। सोचिए 30 तक आप किस स्तर के ज्ञान को लेकर बैठेंगे, जब आप वकालत भी कर देंगे तो शुरू, जब जज भी बनेंगे तो किस स्तर का ज्ञान है आपके पास? इतनी होल्ड किसके पास होती है ज्ञान को लेकर? लेकिन उसके लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। मेरे पढ़ाने से क्या होगा? तुम लोग घर पे कितना पढ़ रहे हो? जुडिशरी की तैयारी इसलिए करता है आदमी क्योंकि इस उम्र में आप बार बार चीजों को पढ़ते हो तो आपकी नॉलेज शार्प लेवल की हो जाती है। आपको उस लेवल का, उस स्तर का ज्ञान अगर है, उस पैरामाउंट पर अगर आप पहुंच गए हो, आपको कौन रोकेगा बताओ प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होने? आपको जीवन में सफल होने से कौन रोकेगा? कोई रोकेगा तो स्वयं आप खुद को ही रोकेंगे। बाकी किसी और में तो दम नहीं है कि जो आपको रोके सफल होने से। आपकी रुकावट अगर जीवन में आएगी, आपका डाउनफॉल कभी आएगा तो खुद को ऐसे आएगा। जैसे अभी याद है पृथ्वी शो, बिका ही नहीं। पृथ्वी शो का जानते हैं आप? ब्रिलियंट, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं अभी भी, किसी की भी तरह खेलता हूं, पर पृथ्वी शॉ इज ए फील्डलेस क्रिकेटर। देयर इज ए टेक्निक, उसकी टेक्निक गलत है। बैट को थोड़ा हाई लिफ्ट रखता है और इन स्विंगर पे बोल्ड होता है, उसमें उसने काम नहीं किया। अब आपको ये बोलता है सर मेरी हिंदी कमजोर है, मेरी इंग्लिश कमजोर है सर आरजेएस में, तो भैया तुम अपनी टेक्निक पे काम नहीं करोगे तो क्या बन जाओगे? पृथ्वी शॉ बन जाओगे अल्टीमेटली। तो यू हैव टू वर्क अपॉन इट। एक दिन में कोई नहीं जीतता यार, एक दिन में कोई बड़ा नहीं बनता। ऋषभ पंत, वो इंजरी से लड़कर, हाथ पांव तोड़वा कर, 1.5 साल में कमबैक कर कर वर्ल्ड कप जितवा कर आया, नहीं आया? तो कमबैक भी तो किया ना जीवन में। अप्स एंड डाउन सबके जीवन में आते हैं, किसके जीवन में नहीं आते? वो से बच्चे बोलते सर फेल हो गए, तो कोई बात नहीं, फेल हो गए तो कोई बहुत बड़ा, तुमने कोई पाप नहीं कर दिया है, तुमने खून खून किया किसी का, फेल ही तो है ना, जीवन खत्म तो नहीं हुआ। 1.5 साल 2 साल बाद वापस आ जाएगी, दो एग्जाम। देयर इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग, बट मेहनत करना छोड़ दो, ये तुम्हारी मूर्खता है। 2 अटेम्प्ट दो, उसके बाद प्रैक्टिस में जाना। तेरे 2 अटेम्प्ट निशांत 27 तक हो जाएंगे, फिर 27 के बाद प्रैक्टिस में निकल जाना। आपके 2 अटेम्प्ट 27 तक हो जाएंगे, प्रैक्टिस में निकल जाना। और आपके अटेम्प्ट 30 तक हो जाएंगे, 30-31 तक, तब तक तो आप निकल जाओगे, 2 अटेम्प्ट नहीं लगेंगे आपको, ठीक है ना? बट मेक श्योर दैट योर हार्ड वर्क पेज ऑफ। घर जाके पढ़िए, और नहीं पढ़ रहे हैं, नई मूर्खता कर रहे हैं, कल वापस सुनूंगा 6 ग्राउंड, सुन लो मैडम, कल 6 ग्राउंड सुनूंगा और तेरे से भी 6 ग्राउंड सुनूंगा, तोते की तरह बोलने। तो यूजुअली क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑफ कोज ऑफ एक्शन के अंदर क्या है, अगर वाद हेतु को आप प्रकट नहीं कर रहे हो, वाद हेतु को आप प्रकट नहीं कर, और ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उनसे क्या पूछूं मीनू से क्या मीनू ठीक है, मीनू पढ़ती है, लड़की मेहनती लड़की है। देयर इज अ गर्ल मीनू, ही इज वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट गर्ल, पढ़ती है लड़की। इसने भी एक बार पूरा लो पढ़ ले तो ये भी एग्जाम निकाल देगी। शी हैज दैट पोटेंशियल। अब क्या होता है, कोर्ट को अगर डाउट हो जाता है, सुनिएगा इधर, कोर्ट को अगर डाउट है कि भैया प्लेंट कोज ऑफ एक्शन में है या नहीं, कोर्ट को ये संदेह हो गया कि भैया वाद हेतु है या नहीं, या सामने वाली पार्टी ने बोल दिया कि सर देयर इज नो कोज ऑफ एक्शन, सामने वाली पार्टी क्या बोलती है कि सर देयर इज नो कोज ऑफ एक्शन। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था पहले, सर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक पार्टी कोर्ट में केस फाइल करती कि मेरे घर पर कब्जा कर लिया किसी आदमी ने। अब वो आदमी को जब नोटिस सर हुआ तो आदमी बोलता कि सर मैं 15 साल से गाँव नहीं आया,
मेरा तो कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है मेरे खिलाफ, तो मेरे खिलाफ तो क्या नहीं है सर, कोई पार्टी ने अपने डिटेल्स में लिख दिया कि सर आई नेवर विजिटेड दिस विलेज इन लास्ट 15 ईयर। हाउ कुड आई purchase such property, है ना? हाउ कुड आई इलीगली purchase such property? पार्टी ने बोल दिया भाई मैं इलीगल परचेज कैसे ले सकता हूँ? आई होप आई हैवंट बीन सिंस 15 ईयर इन दैट विलेज। ठीक है, कोर्ट ने बोला ठीक है। अब कोर्ट को लग रहा है कि यार देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि पार्टी अगर अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिख रही है 15 साल से मैं गाँव ही नहीं गया, तो भी कब्जा कैसे कर सकता हूँ मैं? ये बात समझना। अब कोर्ट को जब भी डाउट होता है, संदेह होता है कि वाद हेतु है या नहीं, कोर्ट क्या करता है सर? ऑर्डर 10 रूल 1 की प्रोसीडिंग करता है। किसकी प्रोसीडिंग करता है? ऑर्डर 10 रूल 1 की प्रोसीडिंग। जाके देखिए ऑर्डर 10 रूल 1 को क्या बोलते हैं अपन? एलिगेशंस का, ठीक है ना? मतलब आप स्वीकृत कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, उसको कोर्ट असर्टेन करता है पार्टी से पूछ के। तो यही जो ऑर्डर 10 रूल 1 है, इसी स्टेज को बहुत से लोग फर्स्ट हियरिंग बोल देते हैं। जो विवाद हुआ था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? इसी को लोग फर्स्ट हियरिंग बोल देते हैं, इसी को प्रथम सुनवाई भी कह देते हैं लोग। लेकिन इसको तब भी किया जाता है जब कोर्ट को असर्टेन करना हो, कोर्ट एग्जामिन करती है फिर प्लेंटिफ की। और देखिए ये ड्यूटीज है पार्टीज की, और ये एसेंशियल है कि वो कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज करें, कि वो वाद हेतु को प्रकट करें। अगर आपने वाद हेतु को प्रकट नहीं किया अपने केस के अंदर, देन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट आल्सो टू एग्जामिन द केस। क्योंकि वाद हेतु, आपने वो मूवी देखी ओ माय गॉड, OMG फर्स्ट वाली, परेश रावल वाली। अब उसके जब केस की पहली हियरिंग होती है, उसमें सामने वाला एडवोकेट क्या बोलता है? सर यू शुड डिसमिस दिस केस बिकॉज देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। ये सेम शब्द बोला, जाके देख लेना, बिकॉज देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। उस टाइम LLB पे थे, लेकिन हम समझ नहीं थे कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है। आज समझ में आ जाएगा तुम्हें कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब है। बट देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि किसका लीगल राइट वोलेट हो रहा है, और हो भी रहा है तो कौन जिम्मेदार है? ये तो उसका क्वेश्चन था। बात समझ नहीं? वो कह रहा था ना कि सर उसने कहा देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। अब वो जो परेश रावल था, उसका लीगल राइट वोलेट हुआ, लेकिन कौन सा लीगल राइट वोलेट हुआ है? कौन सा विधिक अधिकार था उसके पास जिसके लिए उसने केस किया? ये तो एडवोकेट बोलता है देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। क्योंकि भगवान के खिलाफ तेरा अधिकार था क्या? भगवान ने तेरा अधिकार समाप्त कर दिया। समझ नहीं बात? ऐसे केस मार्केट में सस्टेन नहीं करते हैं। तो मूवी थी इसलिए कर गया, लेकिन एज ए लॉ स्टूडेंट तुम सोचो कि ऐसे केसेस मार्केट में सस्टेन करेंगे? नहीं करेंगे। वो मूवी थी इसलिए, चलानी थी इसलिए करे। देयर इज ए प्ले, एक नाटक है, गुजराती नाटक, उस पर आधारित था वो। बट द थिंग इज, विदाउट द कॉज ऑफ एक्शन ए सूट कैन नॉट बी मेंटेन्ड। कैसे एक सूट को मेंटेन करेंगे आप बिना वाद हेतु के? जहां वाद हेतु की नहीं है, हाउ डू मेंटेन सच सूट? तो कोर्ट क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए किसी पार्टी ने कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिया है, तो कोर्ट थोड़ा लिबरल होता है। देखो सब में क्या होता है, कोर्ट लिबरल, मतलब कोर्ट थोड़ा सा ऐसे, चलो ठीक है, लचीलापन होता है कोर्ट के अंदर इस मामले में। चलो ठीक है यार, पार्टी को बोल देगा कि आप ऐसा करो, थोड़ा सा अमेंड कर दो प्लेंट के अंदर। जो बात लिखी ना आपने, थोड़ी अस्पष्ट है, ये थोड़ी सी एम्बिग्यूअस है, इसमें अस्पष्टता है। वास्तविक रूप से तो मुझे भी नहीं पता लग रहा, सामने वाली पार्टी भी ठीक कह रही है। आप ऐसा कीजिए, इसको थोड़ा सा अमेंड करके, इस पैराग्राफ को चेंज करके, इसको ओमिट करके अमेंड कर दीजिए, इसमें संशोधन कर दीजिए। और कितने दिन का टाइम मिलेगा संशोधन करने के लिए? 14 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है ना? बाकी कोर्ट ग्रांट करें, बाकी 14 दिन का टाइम तो मिलेगा ही। कहाँ लिखा हुआ है? ऑर्डर 6 रूल 18 ये लिखा हुआ है कि 14 डेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो कॉज ऑफ एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। आई होप आप सारे बातें नोट कर रहे होंगे मेरी, ठीक है ना? बिकॉज द कोर्ट इज ऑलवेज लिबरल इन दोस टाइप्स ऑफ मैटर्स। जैसे आपने ऑर्डर 10 रूल 1 वाली बात भी रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि डाउट होगा कोर्ट को, तो ठीक है ना?
लिखिए एक हेडिंग डालिए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कोज ऑफ एक्शन, इसमें लिखवाना था थोड़ा सा। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कोज ऑफ एक्शन, वाद हेतु को प्रकट न करना, वाद हेतु को प्रकट न करना। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कोज ऑफ एक्शन, इसमें लिखिए द कोज ऑफ एक्शन, द कोज ऑफ एक्शन मीन्स existence of a legal right and violation of such legal right. The cause of action means the existence of a legal right and violation of such legal right. यहाँ वाद हेतुक से तात्पर्य है कि, यहाँ वाद हेतुक से तात्पर्य है कि, यहाँ वाद हेतुक से तात्पर्य है कि किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व होना, किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व होना तथा उस विधिक अधिकार के तथा उस विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना, तथा उस विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना। आगे लिखिए the entire suit revolves around the cause of action, the entire suit revolves around the cause of action। संपूर्ण वाद वाद हेतु के इर्द गिर्द रहता है, संपूर्ण वाद हेतु के इर्द गिर्द रहता है। आगे लिखिए disclosure of a cause of action, disclosure of a cause of action is an essential for the suit, disclosure of a cause of action is an essential for the suit। वाद हेतु को प्रकट करना, वाद हेतु को प्रकट करना, वाद हेतु को प्रकट करना वाद के लिए अत्य आवश्यक है, वाद के लिए अत्य आवश्यक है, वाद के लिए अत्य आवश्यक है। It enables the court to frame the proper issues, it enables the court to frame proper issues। यह न्यायालय को उचित रूप से विवादक बनाने में सशक्त बनाता है, यह न्यायालय को उचित रूप से विवादक बनाने में सशक्त बनाता है, यह न्यायालय को उचित रूप से विवादक बनाने में सशक्त बनाता है, सशक्त बनाता है। If there is any doubt with respect to the course of action to the court, if there is any doubt with respect to the course of action to the court, if there is any doubt with respect to the course of action to the court, जहाँ कहीं भी न्यायालय को वाद हेतु के संदर्भ में संदेह है, जहाँ कहीं भी न्यायालय को वाद हेतु के संदर्भ में संदेह है, then the court may examine the party under order 10 rule 1, then the court may examine the party under order 10 rule 1। तो न्यायालय आदेश 10 नियम 1 के अनुसार, तो न्यायालय आदेश 10 नियम 1 के अनुसार पक्षकारों का परीक्षण कर सकता है, पक्षकारों का परीक्षण कर सकता है, परीक्षण कर सकता है। and in rare cases तथा दुर्लभतम मामलों में, तथा दुर्लभतम मामलों में, तथा दुर्लभतम मामलों में, in rare cases if need arises तथा दुर्लभतम मामलों में यदि न्यायालय उचित समझे तो, यदि न्यायालय उचित समझे तो, यदि न्यायालय उचित समझे तो मौखिक रूप से साक्ष्यों की परीक्षा ले सकता है, मौखिक रूप से साक्ष्यों की परीक्षा ले सकता है। कोर्ट में orally examine the witnesses, कोर्ट में orally examine the witnesses of plaintiff, the court में orally examine the witnesses of plaintiff, मौखिक परीक्षा ले सकता है। और ये जो परीक्षा है ना, ये किस पे नहीं होगी, शपथ पत्र पर नहीं होगी। ब्रैकेट में लिखिए दिस एग्जामिनेशन इज नॉट ऑन ओथ, ये परीक्षा शपथ पत्र पर नहीं होगी, ये परीक्षा शपथ पत्र पर नहीं होगी। और ये परीक्षा कहाँ दी हुई है सर, ये परीक्षा कहाँ दी हुई है, ऑर्डर 14 रूल 4, जाके देखिए एक बार ऑर्डर, अरे देखिए जाके एक बार ऑर्डर 14 रूल 4। जल्दी जल्दी जाके देखिए एक बार ऑर्डर 14 रूल 4, बातें नहीं, जल्दी देखिए। देखा नहीं कहानी, अरे कहानी समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। पैराग्राफ लिखो the court may also direct the plaintiff to amend his pleading, the court may also direct the plaintiff to amend his pleading, the court may also direct the plaintiff to amend his pleading। न्यायालय यदि चाहे तो
न्यायालय यदि चाहे तो वादी को अपने वाद पत्र में संशोधन के लिए भी कह सकता है। न्यायालय यदि चाहे तो वादी को अपने वाद पत्र में संशोधन के लिए भी कह सकता है। पैराग्राफ से लिखिए। The court is usually liberal in the cases of non-disclosure of cause of action. Court is usually liberal in the cases of non-disclosure of cause of action. न्यायालय वाद हेतुक के प्रकट न होने की स्थिति में सख्त नहीं होता However, if the court finds that, हालांकि यदि न्यायालय को यह पता लगे कि however if court finds that यदि न्यायालय को पता लगे कि that plaintiff acting mala fidely न्यायालय को पता लगे कि वादी दुराभाव से या दुराशय से ऐसा कर रहा है then in such cases court will not be liberal then in such cases court is not liberal then in such cases court will not be liberal तो इन मामलों में न्यायालय सख्त होगा and also impose cost और न्यायालय यदि चाहे तो पक्षकार से खर्चे भी ले सकता है ठीक है ना सर। आगे की कहानी सुनिए। ये तो हमने बात करी किसकी सर, देखिए इधर देखिए, हमने बात करी प्लेंट में क्या था, अरे सर वाद पत्र में क्या है सर, कॉज ऑफ एक्शन वाद हेतुक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा घुमा दूं और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम मुजरा या प्रतिदावे की बात करूं तो फिर एग्जामिनेशन किसका होगा, वादी का प्रतिवादी का। अगर मान लीजिए सेट ऑफ में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है या प्रतिदावे में काउंटर क्लेम में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो फिर आप मुझे बताइए फिर एग्जामिनेशन किसका होगा, फिर परीक्षा किसकी ली जाएगी, किसकी परीक्षा ली जाएगी। अरे प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो हमने किसकी, प्लेंटिफ की ली थी ना। और अगर कॉज ऑफ सेट ऑफ में या काउंटर क्लेम में नहीं है तो कॉज ऑफ एक्शन तो डिफेंडेंट की लेंगे बस। फिर प्रतिवादी की आप परीक्षा लोगे, जो प्रतिवादी की परीक्षा है वो भी कहां से सर, ऑर्डर 10 रूल 1 से कवन हो जाएगी। बात समझ में आई। क्योंकि सेट ऑफ मुजरा या प्रतिदावा कौन लगाता है, प्रतिवादी लगाता है सर। इट इज ऑलवेज फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है ना सर। तो द डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी नेसेसरी। डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन सेट ऑफ के लिए भी नेसेसरी है। सेट ऑफ एंटरटेन नहीं होगा या काउंटर क्लेम एंटरटेन नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम अल्टीमेटली अगर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम अल्टीमेटली है क्या, अल्टीमेटली क्रॉस सूट ही तो है, क्रॉस सूट ही है ना सर, एक दूसरे पे सूट कर दिया। और क्या है सेट ऑफ काउंटर क्लेम, मैं पहले समझा चुका हूं एक बार इस क्लास में, ठीक है ना। तो जिसको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, अब नहीं समझाऊंगा। ऑर्डर 8 रूल 6 आएगा तब तक वेट करो, ठीक है ना, जिसको नहीं समझ में आता। एक सवाल लिखिए, what could be difference between non disclosure of cause of action, what could be difference between non disclosure of cause of action
एंड नॉट प्रूविंग कॉज ऑफ एक्शन, एंड नॉट प्रूविंग कॉज ऑफ एक्शन। लिखिए, सवाल लिखिए प्लीज। वाद हेतु को प्रकट ना करना, वाद हेतु को प्रकट ना करना व वाद हेतु को साबित नहीं करने के मध्य क्या अंतर है? वाद हेतु को साबित नहीं करने के मध्य क्या अंतर है? सवाल पढ़िए और मुझे समझाइए क्या अंतर है। चलिए बताइए मुझे, यू गाइस टेल मी, क्या अंतर होगा? हाँ निशांत, क्या अंतर होगा? मृदुल, क्या अंतर होगा दोनों में? ठीक है, और वाद हेतु को साबित ना करना, इसका क्या मतलब होता है? वाद हेतु को साबित ना करना क्या होता है, एक इसका मतलब क्या? अरे मूर्ख बच्चों, इसका प्रभाव तो वही होगा ना कि केस हार जाएगा, कि वाद हेतु को साबित नहीं कर पा रहा ना वो। जो आदमी अपने वाद हेतु को साबित ही नहीं कर पा रहा तो क्या हो रहा है? अरे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन समझ में आ गया, वाद हेतु को प्रकट ना करना समझ में आ गया, और वाद हेतु को साबित ना करना, नॉट प्रूविंग कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या है? कि पार्टी अपने वाद हेतु को साबित नहीं कर पाई, मतलब पार्टी केस हार गई। रॉकेट साइंस है क्या? अरे एक पार्टी केस क्यों हारती है? क्योंकि अपने वाद हेतु को साबित नहीं कर पा रही है, तभी तो केस हारी ना। एक पार्टी, देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ 104 की डेफिनेशन बताओ। ये तो था ना कि कोई भी पार्टी को अपने फेवर में जजमेंट चाहिए, किसी पार्टी को अपने पक्ष में अगर निर्णय चाहिए तो उस पार्टी को उन तथ्यों को साबित करना पड़ेगा जिन तथ्यों पर उसका क्लेम, दावा आधारित है। देन ही मस्ट असर्ट दोस फैक्ट ऑन व्हिच हिज क्लेम इज बेस्ड इफ ही वांट्स द जजमेंट इन हिज फेवर। यही लिखा हुआ है उसमें 104 में। तो हमें समझ में आई गणित, साक्ष्य की बात कर रहा हूँ 104, और पुराना इंडियन एविडेंस 101। ये मैं बात समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर कोई पार्टी उस तथ्य को साबित नहीं कर पाई, सबूत का भार जो उसके ऊपर था साबित करने का, उसको साबित नहीं कर पाई, मान लीजिए संविदा भंग हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, अब पार्टी साबित ही नहीं कर पाई है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, देन द बर्डन लाइज अपॉन द पार्टी। तो कॉज ऑफ एक्शन साबित नहीं कर पा रही मतलब तो केस हारेगी ना अल्टीमेटली। और डिस्क्लोज नहीं कर रही मतलब प्रकट नहीं कर रही है, तो वो अलग फैक्ट है ना भाई। अंतर समझ में आया कहानी दोनों का? अरे दोनों का अंतर है या नहीं है? कॉपी को दो भागों में बांट दिए। इधर लिखिए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु को प्रकट ना करना, नॉट प्रूविंग कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु को साबित ना करना, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन और नॉट प्रूविंग, वाद हेतु को साबित ना करना। ठीक है ना? पहला पॉइंट लिखिए इधर, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। नॉट प्रूविंग कॉज ऑफ एक्शन, इसमें लिखिए, हियर प्लेंटिफ फेल्स टू प्रूव द कॉज ऑफ एक्शन, हियर प्लेंटिफ fails to prove the cause of action। यहां वादी वाद पत्र को साबित करने में असफल रहा, वाद पत्र को साबित करने में असफल रहा, इसलिए therefore dismissal of suit, इसलिए वाद को रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए वाद को रद्द या खारिज कर दिया जाएगा, इसलिए वाद को खारिज कर दिया जाएगा, इसलिए वाद को खारिज कर दिया जाएगा। ये कब होगा सर? इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक स्तर पर होगा। कब होगा ये? और ये कब होगा सर? आफ्टर
आफ्टर मेरिट्स, आफ्टर मेरिट्स, गुणागुण के पूरा आधार पर, ठीक है ना। एंड ऑफ द सूट लिख दीजिए, एंड ऑफ सूट, आफ्टर मेरिट्स, गुणागुण के आधार पर, बाद में अंतिम रूप पे, एंड ऑफ सूट। इसका आउटकम क्या होगा सर? इसका आउटकम होगा ऑर्डर। इसका आउटकम क्या होगा? डिसमिसल ऑफ सूट में आती है ना डिक्री भाई, जब हो गया खत्म और क्या, डिसमिस हो गया ना आपका सूट, आप जीते कहां? भाई फ्रेश सूट फाइल हो सकता है, नया वाद संसित किया जा सकता है, और यहां पे करेंगे नया वाद, नो फ्रेश सूट। किसकी वजह से नया फ्रेश सूट नहीं होगा? रेस जुडिकेटा की वजह से नहीं होगा। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे, बस समझ में आ गया, बस और क्या है, गणित खत्म हो गई यहाँ पे। तो समझ में आया नॉन डिस्क्लोजर कॉज ऑफ एक्शन और प्रूविंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में डिफरेंस। समझ में आई कहानी? अरे कहानी समझ में आई ना? कल से पढ़ाऊंगा मैं बार्ट बाय लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसपे पूरे ऑर्डर्स आते हैं। कल से क्या पढ़ेंगे? कल से पढ़ेंगे ये ऑर्डर 7, रूल 11, कल से पढ़ेंगे सर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।